सोचिए, साल है 1930, जगह है औपनिवेशिक भारत। माहौल में एक अजीब सा तनाव है जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ धीरे धीरे सुलग रहा था। और आज हम उसी ऐतिहासिक पल की कहानी में चलेंगे जब एक बहुत ही साधारण सी चीज ने आजादी की पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया, कि उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की चूलें हिला दी। है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ। ये कहानी एक ऐसे कानून की है जिसने लाखों भारतीयों की जिंदगी की एक सबसे बुनियादी जरूरत पर अपना शिकंजा कस लिया था। ये था 1882 का नमक अधिनियम। कानून बड़ा सीधा था, पर इसकी मार बहुत गहरी थी। इसका मतलब था कि नमक बनाने, इकट्ठा करने और बेचने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का था। सोचिए कितना बड़ा अन्याय था ये कि जिन भारतीयों के समुद्र तट पर नमक मुफ्त में बिखरा पड़ा था, उन्हें ही सरकार से टैक्स चुकाकर नमक खरीदने पर मजबूर किया जा रहा था। और गांधी जी ने इस बात को पकड़ लिया था। उनके अपने शब्द इस दर्द को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक टैक्स या कोई आर्थिक बोझ नहीं है, नहीं, यह तो एक बहुत बड़ा नैतिक अन्याय है, खासकर उस गरीब से गरीब इंसान के लिए जिसकी थाली में नमक ही सबसे कीमती चीज थी। पर देखिए, बात सिर्फ नमक तक ही सीमित नहीं थी। गांधी जी के लिए यह नमक टैक्स तो बस एक प्रतीक था, एक सिंबल था उस गहरे, उस व्यवस्थागत शोषण का जो ब्रिटिश राज कर रहा था। एक ऐसा शोषण जिसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह से कमजोर कर दिया था। तो फिर इस जबरदस्त अन्याय के खिलाफ गांधी जी का जवाब क्या था? उनका तरीका, किसी भी तरह से पारंपरिक नहीं था। ये तोप या तलवार की लड़ाई नहीं थी। ये ताकत से नहीं, बल्कि सत्य की ताकत से लड़ने की एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी योजना थी। और इस पूरी योजना के दिल में था एक शब्द, सत्याग्रह। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है चुपचाप जुल्म सहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था। ये तो सत्य और अहिंसा से जन्मी एक एक्टिव, एक शक्तिशाली ताकत थी। गांधी जी का मानना था कि यही वो आत्मबल है जो बड़ी से बड़ी हिंसक ताकत का भी सामना कर सकता है। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ साफ नजर आता है। एक तरफ गांधी जी थे जो इसे एक धर्मयुद्ध, एक जीवन मृत्यु का संघर्ष मान रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन जो लंदन में खत लिख रहे थे कि नमक अभियान की वजह से मेरी रातों की नींद खराब नहीं हो रही। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यह उनकी कितनी बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और फिर वो दिन आया जब योजना हकीकत बनी। यहीं से शुरू हुई वो ऐतिहासिक यात्रा, वो मार्च जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 24 दिन, 387 किलोमीटर, और वो भी पैदल। ये सिर्फ एक लंबा सफर नहीं था, ये एक आह्वान था, पूरे देश को नींद से जगाने की एक पुकार थी। और इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली ढंग से हुई। गांधी जी के साथ चले सिर्फ 78 लोग, उनके भरोसेमंद साथी, उनके आश्रम के अनुशासित स्वयंसेवक, बस। लेकिन जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ा, ये एक छोटी सी टोली नहीं रही, ये एक जन आंदोलन बन गया। गांव के गांव उमड़ पड़े, और जब तक ये मार्च समुद्र के किनारे दांडी पहुंचा तो 78 लोगों की संख्या 50,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। ये दिखाता है कि इस एक विचार में कितनी ताकत। लोगों ने इस मार्च को एक नाम दिया, श्वेत बहती नदी। और ये नाम कितना सटीक है। सोचिए जरा, सफेद खादी पहने हजारों हजार लोगों का एक अंतहीन जुलूस जो किसी बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ रहा था। क्या नजारा रहा होगा। तो अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के क्लाइमैक्स पर। वो पल जब एक छोटे से सांकेतिक काम ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक तूफान ला दिया। तारीख थी 6 अप्रैल 1930। सुबह का वक्त। गांधी जी समुद्र के किनारे झुके, एक मुट्ठी नमकीन मिट्टी उठाई और कानून तोड़ दिया। उन्होंने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। यह सिर्फ नमक उठाना नहीं था, ये एक ऐलान जंग था, एक खुली चुनौती जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांधी जी के उस एक इशारे ने जैसे पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक आग सी लगा दी। लाखों लोगों ने गैरकानूनी तरीके से नमक बनाना और बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने सिर्फ नमक कानून ही नहीं, बल्कि हर तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। और सबसे खास बात, महिलाओं ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर इस संघर्ष में हिस्सा लिया।
जाहिर है ब्रिटिश सरकार चुप नहीं बैठी। उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही जोरदार थी। इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब उन्होंने लाठी और जेल से दिया। 60,000 से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया। लेकिन इस दमन का सबसे भयानक चेहरा दिखा धरासणा में। गांधी जी तो गिरफ्तार हो चुके थे, उनकी जगह सरोजनी नायडू ने कमान संभाली। सत्याग्रही शांति से नमक कारखाने की ओर बढ़े और पुलिस ने उन पर स्टील की मूठ वाली लाठियों से हमला कर दिया। लोग लहूलुहान होकर गिरते रहे, पर किसी ने पलटकर एक हाथ तक नहीं उठाया। वहीं एक अमेरिकी पत्रकार था, वेब मिलर। उसकी रिपोर्टों ने ब्रिटिश क्रूरता का ये सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस मार्च से भारत को फौरन आज़ादी मिल गई? नहीं, फौरन तो नहीं मिली, लेकिन इसका जो असर हुआ वो कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा स्थायी था। इस मार्च ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विरोध का एक नया रास्ता दिखाया। देखिए, इस मार्च का असली असर हुआ था मानसिकता पर, साइकोलॉजी पर। एक तरफ इसने आम भारतीयों के अंदर से अंग्रेजों का डर निकाल दिया और उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भर दिया, और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत को यह साफ साफ समझ आ गया कि अब वो हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों की मर्जी के बिना राज नहीं कर सकते। सत्ता का पलड़ा अब पलट चुका था। और जैसा मैंने कहा, इसका असर भारत की सरहदों के पार भी महसूस किया गया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं ने गांधी जी के दर्शन को गहराई से पढ़ा और सत्याग्रह के इसी हथियार का इस्तेमाल अपने नागरिक अधिकार आंदोलन में किया। और ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज भारत में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो एक तरह से उसी स्वतंत्रता संग्राम की भावना का जश्न है, जिसकी एक बहुत बड़ी चिंगारी इसी नमक मार्च से भड़की थी। जब हम इस महोत्सव के स्तंभों को देखते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, नए विचार, संकल्प, तो ये सब हमें उन्हीं आदर्शों की याद दिलाते हैं जिनके लिए वो लड़ाई लड़ी गई थी। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और एक मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प। और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे अवज्ञा का एक छोटा सा सांकेतिक काम आज भी दुनिया भर में न्याय और आज़ादी के लिए लड़ रहे आंदोलनों को रास्ता दिखा सकता है। शायद यही नमक मार्च की सबसे सच्ची और स्थायी विरासत है।